सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नो पीडिया पे। दोस्तों आज इस वीडियो में ना हम समझने वाले हैं आपका 12th के फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आता है 6 मार्क्स के लिए। दोस्तों विथ ऑप्शन ये टॉपिक आपको बोर्ड्स के एग्जाम में आता है 6 मार्क्स के लिए। दोस्तों कैसे आपको ये 6 मार्क्स को सिक्योर करना है वो दोस्तों हमारे वीडियोज के थ्रू आप यहाँ पे समझ जाओगे। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक ना अभी स्टार्ट करने से पहले मैं एक यहाँ पे स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, जो कि स्टोरी है दोस्तों मेरे एक स्टूडेंट की। दोस्तों मेरा ना एक स्टूडेंट था, एक रमेश नाम का। दोस्तों जैसे आपका ना ये जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का जो सीईटी का एग्जाम होता है एमएसटी सीईटी, वैसे दोस्तों उसी तरह से वो दे रहा था एमबीए का एंट्रेंस सीईटी। तो एमबीए सीईटी वो दे रहा था और उसमें कैसे होता है ना, उसमें जो सिटीज होता है तो उनका जो एग्जाम का सेंटर आता है वो दोस्तों वही सेम सिटी में नहीं आता है। तो उसको वो रहता था पुणे में, उसको आ गया था सेंटर मुंबई में। तो दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, तो वो बस पकड़ के पुणे से अभी मुंबई में निकल गया। तो जब वो मुंबई से पुणे में आ रहा था ना, तो वो उसको तो पहले लगा एक्सप्रेस वे, ठीक है मैं यहाँ पे एक्सप्रेस वे को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब वो एक्सप्रेस वे से आया तो उसने ना फटाफट से, तो वो जो भी कार से बस से आ रहा था ना, तो वो कार में बस में वो बड़ा सा जो डिस्टेंस था वो काफी फटाफट 2 घंटे में क्लियर कर लिया। तो अभी उसको क्या लगा, अभी मैं तो मुंबई में एंटर कर गया, तो अभी मेरे पास सिर्फ आगे के 20 किलोमीटर मुझे क्रॉस करने हैं। लेकिन दोस्तों वो जो 20 किलोमीटर थे ना, उसके लिए दोस्तों उसके आगे और 1.5 से 2 घंटे खत्म हो गए। तो क्या समझा आपको इसमें से कि जब वो मुंबई में आया तो उसके और 1.5-2 घंटे मुंबई के ट्रैफिक में ही वेस्ट हो गए। तो जो कि उसको लगा था कि मैं मुंबई में जल्दी पहुंचूंगा, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और एग्जाम को अटेम्प्ट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ से मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बताना है ना, तो बेसिकली आपको एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर पे पर्टिकुलर टाइम के या फिर काफी जल्दी आपको निकलना पड़ेगा। दोस्तों ये तो हो गया बेसिक सा मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कि दोस्तों आपको सारे स्टूडेंट्स को पता ही है। लेकिन दोस्तों इसमें से ना मैं आपको और एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा जो दोस्तों आपको लाइफ टाइम यूजफुल रहेगा। तो बेसिकली जब उसने पुणे से यहाँ पे आना स्टार्ट किया था तो क्या हुआ था, उसके पास काफी बड़ा रोड था। तो जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे ना गाड़ियां थी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो समझो यहाँ से टोटल 100 गाड़ियां यहाँ से निकली है पुणे से मुंबई के लिए। ठीक है, पुणे से निकली है वो मुंबई के लिए ऑन दिस एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये एक्सप्रेसवे होने के कारण ये इसका जो विड्थ है वो काफी बड़ा था, जिसकी वजह से दोस्तों कोई भी गाड़ी कितने भी स्पीड से वहां से ट्रेवल कर सकती थी। लेकिन जब उसने एंटर किया मुंबई के रोड में, ये एक्सप्रेसवे समझो आगे चला गया, लेकिन उसने आगे एंटर किया मुंबई के इंटरनल वाले रोड्स पे। दोस्तों अभी मुंबई का जो इंटरनल रोड था वो काफी छोटा था कंपेयर टू दिस एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से क्या हो गया, वही 100 गाड़ियां अगर समझो यहाँ पे अंदर आ गई तो जिसकी वजह से उनका जो स्पीड था वो हो गया काफी कम और उसकी वजह से यहाँ पे बन गया ट्रैफिक। तो दोस्तों इसके थ्रू अभी हमें क्या समझा कि समझो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वाला वोल्टेज या फिर ईएमएफ हमने यहाँ से अप्लाई किया है। दोस्तों जब वो किसी भी वायर के थ्रू फ्लो होगा और वहां पे अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रहेगा तो वो करंट जो है वो फटाफट से फ्लो करेगा। क्या होगा, करंट वेरी फास्ट तरीके से फ्लो करेगा। तो करंट के लिए मैं यहाँ पे सी के बदले लिख देता हूं आई, जो कि अपना रेगुलर सिंबल है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को कम रखा तो करंट हो गया फटाफट से फ्लो। लेकिन जब यहाँ पे रोड का विड्थ जो है वो नैरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो काफी बढ़ गया। तो दोस्तों रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण मतलब ये जो गाड़ियां है वो एक दूसरे के साथ में फटाफट से यहाँ से अभी ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों उनको रोड का साइज भी देखना है, बाजू बाजू में कोई गाड़ी है क्या वो भी दोस्तों उनको ख्याल रखना है और उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो करंट का जो फ्लो था, जो स्पीड था वो हो गया काफी रेड्यूस और उसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक बन गया, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो गया या फिर गाड़ियां स्लो मूविंग हो गई। दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि ये एग्जाम्पल से आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी याद रखना है कि अगर रेजिस्टेंस हो जाता है कम तो आपका करंट जो है वो काफी फटाफट से फ्लो करेगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है तो करंट काफी स्लो तरीके से फ्लो करेगा। जिससे दोस्तों हमें इक्वेशन क्या मिलेगा अभी कि ये जो करंट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाओ तो करंट हो जाएगा कम, इसको घटाएंगे तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम। और दोस्तों इसको अभी इक्वेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट अपना पुट कर देता हूँ, जो कि दोस्तों हमने यहाँ पे कांस्टेंट पकड़ा था इनिशियली वोल्टेज को, जिसकी वजह से सिर्फ 100 कार यहाँ पे अंदर जा रही थी। दोस्तों ये कांस्टेंट को मैंने इज इक्वल टू निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर दिया और I इज इक्वल टू हमें मिल गया V/R। दोस्तों बेसिकली ये क्या बन गया, अभी ये हो गया आपका ओहम्स लॉ के हिसाब से बेसिक
एनालॉजी, जो कि है दोस्तों I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या फिर V इज इक्वल टू, या R यहाँ पे जाएगा तो V इज इक्वल टू बन जाएगा I इंटू आर। तो दोस्तों बेसिकली मैंने ये वाला स्टोरी अभी क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों हमेशा ना बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे ना, उसमें से अगर 100 में से ना 4 से 5 स्टूडेंट तो ये वाला मिस्टेक फाइनल वाले एग्जाम में कर ही देते हैं कि ना वो एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो V इज इक्वल टू आई आर है या फिर V इज इक्वल टू आई अपॉन आर है। और दोस्तों वही कंफ्यूजन में उनका जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी सारे सम्स होते हैं ना, उसको दोस्तों वो गलत करके वहां पे आ जाते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल सा मैंने यहाँ पे एनालॉजी बता दिया कि आपको क्या याद रखना है, कि ये रोड का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो रोड बड़ा हो गया मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया तो अपना करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे बढ़ जाता है तो अपना करंट जो है वो घटेगा, और जिससे हमें मिलेगा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट डालना है V, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। और दोस्तों इसका यूज करके आपके आगे के जो सारे सम्स है ना वो सिंपल तरीके से सिंपली आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया आपका सिंपल सा ओहम्स लॉ, जो कि दोस्तों हमने या फिर आपने आपके 7 से लेके 8 से लेके आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है, और आपने 11th में भी इसको स्टडी किया ही रहेगा। दोस्तों अभी हम आते हैं हमारे 12th के सिलेबस पे। दोस्तों बेसिकली ना हमारे चैनल पे आपके 12th का स्कोर, आपका CET का स्कोर कैसे बूस्ट करना है, और ये 2 एग्जाम के रहते हैं जो भी सारे अपडेट्स है ना, वो दोस्तों एवरी सैटरडे को नए नए वीडियो के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू ना हमारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट होते रहते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट से जाके हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, तो दैट दोस्तों ऐसे नया वीडियो या फिर नया पोस्ट आते ही आपको उसका इंस्टेंटली इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम फटाफट से देखते हैं कि क्या है आज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो दोस्तों अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वाले टॉपिक में आज जो हम कंसेप्ट समझने वाले हैं ना, वो दोस्तों है किरचॉफ्स के 2 लॉ। तो दोस्तों जिसमें 2 लॉ है, एक तो है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और उसके बाद में आएगा सेकंड लॉ। तो दोस्तों ये दोनों भी लॉ आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो दोनों लॉ में उसने क्या बताया है, उसका आप कैसे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होता है ना, इलेक्ट्रिक का जो सर्किट होता है, और जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक का जो सर्किट्स होता है ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को यूज करते हैं, और कैसे उसके ऊपर आपको एग्जाम में सम्स पूछे जाते हैं और कैसे आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों ये बेसिकली सारी चीजें ना आज इस वीडियो में हम समझेंगे, और दोस्तों काफी सिंपल सी चीजें, और इसमें से मैं कहूँ तो ये किरचॉफ्स का जो फर्स्ट वाला लॉ है ना, ये तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो ये कैसे वो अभी हम समझते हैं कि इसमें 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, हमारा जो स्टूडेंट था, मेरा जो स्टूडेंट था रमेश, उसको मैं वापस से लेके आता हूँ मुंबई। तो वो आ गया मुंबई में उसके CET के एग्जाम के लिए। तो फिर उसका ना CET का एग्जाम हो गया अभी खत्म, तो अभी वो जा रहा है वापस से अपने घर। तो कहाँ पे, मुंबई से वो जा रहा है वापस पुणे में। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे वापस से मुंबई का रोड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया, आप समझो अपना मुंबई का रोड। यहाँ से वो वापस से जाएगा पुणे के रोड पे, लेकिन उसके सामने अभी 2 रोड है। एक रोड जा रहा है दोस्तों पुणे के साइड, ये बन गया अपना मुंबई, और यहाँ से दोस्तों दूसरा रोड जा रहा है समझो नासिक के साइड। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये जो अपना अभी जो रमेश है वो समझो यहाँ पे दोस्तों ये जो अपना जंक्शन है, ये जंक्शन के ऊपर यहाँ पे रमेश अपना खड़ा है। ठीक है, ये रमेश अपना ये जंक्शन के इधर अभी खड़ा है। तो उसने यहाँ से क्या देखा कि यहाँ से ना टोटल 120 गाड़ियां यहाँ से आ रही है, लेकिन दोस्तों क्या हो गया, 120 में से 80 गाड़ियां दोस्तों जा रही है उसके पुणे की तरफ। दोस्तों अगर यहाँ से आ रही है टोटल 120 गाड़ियां और यहाँ पे गई 80 गाड़ियां, और कोई भी गाड़ी यहाँ पे रुकने को अलाउड नहीं है, तो क्या होगा, नासिक की तरफ जाने वाली गाड़ियां कितनी रहेगी। ये तो काफी सिंपल है। तो यहाँ से, तो यहाँ पे अभी 120 में से 80 गाड़ियां अगर यहाँ पे पुणे के साइड चली गई, तो यहाँ पे आने वाली गाड़ियां कितनी रहेंगी, तो यहाँ से नासिक की तरफ जाने वाली गाड़ियां रहेंगी टोटल 40। क्या किया मैंने, 120 में से बस ये 80 को निकाल लिया, तो रिमेनिंग गाड़ियां जाएंगी नासिक की तरफ। तो काफी सिंपल था। तो दोस्तों क्या था इसमें, कुछ टफ था क्या, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यही है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों ये अभी जो मैंने सिंपल सी चीज समझाई ना, जो कि आपको दोस्तों पहले से ही पता थी, दोस्तों यही है दोस्तों किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक वायर है और यहाँ पे उसका करंट जा रहा है 2 तरफ, तो यहाँ से समझो दोस्तों आ गया यहाँ से करंट I1, यहाँ पे निकल गया वो I2 बन के, और उसमें से थोड़ा सा करंट चला गया I3 बन के। दोस्तों यहाँ पे समझो अगर I1 का वैल्यू है यहाँ पे 5 एम्पियर, और जिसमें से यहाँ पे I2 चला गया यहाँ पे
3 एम्पियर। तो दोस्तों ये 5 में से अगर 3 यहाँ पे चला गया तो यहाँ से कितना जाएगा, तो यहाँ से जाएगा सिर्फ 2 एम्पियर। तो दोस्तों इतना सिंपल सा ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। क्या है वो, कि यहाँ पे अगर समझो जंक्शन है तो यहाँ पे कितना करंट आया उतना ही करंट दोनों जगह से निकलेगा बाहर। तो दोस्तों वही बस आपको कैलकुलेट करना है और वही है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों इसको टेक्निकल भाषा में अभी समझ लेते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल भाषा में अभी अपना किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है, तो वो है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि समझो यहाँ पे मैंने जंक्शन पकड़ लिया एज J, तो वहां पे जो भी अलजेब्रिक सम रहेगा, ये सारे जो करंट्स है ना उनका अगर मैं सम करूंगा तो वो मिलेगा मुझे एज 0। तो बेसिकली दोस्तों इसमें क्या किया है कि सेंटर के पास जो आने वाले करंट है उसमें उसने पकड़ा है पॉजिटिव, जो कि दोस्तों ये बनेगा पॉजिटिव प्लस, ये इससे दूर जा रहा है तो उसने इसको पकड़ा था निगेटिव, तो ये भी दूर जा रहा है तो ये भी बनेगा निगेटिव। दोस्तों ये बन जाएगा अपना -3, ये बन जाएगा अपना -2। तो इनका अगर मैं सबका सम करूंगा ना तो 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 में से 2 गए तो बचेगा 0। तो दोस्तों ये सेंटर, ये जंक्शन के पास जितने भी करंट है आने वाले हैं जाने वाले हैं उनका अगर हम यहाँ पे सम करेंगे ना तो वो हमेशा आएगा एज 0। दोस्तों ये हो गया आपका टेक्निकल वाला डेफिनेशन। लेकिन दोस्तों अभी आपको कैसे याद रखना है, तो आपको बस सिंपल तरीके से याद रखना है। मतलब ये डेफिनेशन को तो आपको लिखने के लिए याद रखना है कि कभी अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो आपको ये वाला डेफिनेशन लिखना है कि अलजेब्रिक सम एट जंक्शन इज 0। ठीक है। सो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं ना कि करंट फर्स्ट लॉ क्या है, तो दोस्तों आपको ये वाला पार्ट लिखना है। लेकिन जब आप सम सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको क्या यूज करना है कि जंक्शन के पास आने वाले करंट, सो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि जंक्शन के पास में आने वाले करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाले करंट। सो बेसिकली मैंने क्या बताया कि जंक्शन के पास आने वाले करंट, इसको मैं इनकमिंग नाम लिख देता हूं, और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट, आउटगोइंग वाले करंट, दोस्तों वो हमेशा रहेंगे इक्वल। मतलब आने वाले करंट इज इक्वल टू जाने वाले करंट। दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है जिसके ऊपर है आपका फर्स्ट लॉ बेस्ड। दोस्तों इसके ऊपर ना हम एक सम समझ लेते हैं कि कैसे आपको इसको एग्जाम में अप्लाई करना है। दोस्तों अभी हमने जो लॉ देखा उसके ऊपर है ये वाला सम, जिसमें दोस्तों हमें ये I1, I2, I3, I4 ऐसे सारे दिए यहाँ पे करंट्स, और दोस्तों हमें फाइंड करना है यहाँ पे I6 का वैल्यू। दोस्तों I6 है यहाँ पे, तो हमें इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। दोस्तों ये सम सॉल्व करने से पहले ना ये जो हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था, दोस्तों ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, एक तो हम उसको बोलते हैं जंक्शन लॉ, क्योंकि दोस्तों वो बेसिस ऑफ जंक्शन हम इसको इसमें डिसाइड करते हैं कि कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, और वो इक्वल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हम ये लॉ को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसमें बेसिकली हम सिर्फ करंट को एनालाइज कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों हम ये लॉ को करंट लॉ भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके दो नाम है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के, जंक्शन लॉ या फिर करंट्स लॉ या फिर करंट लॉ। ठीक है, तो अभी हम ये वाले सम को कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले तो हम ये डायग्राम को समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये O से कुछ करंट आ रहा है जो कि है दोस्तों I1, जो कि है दोस्तों 17 एम्पियर का। दोस्तों यहाँ से वो करंट I2 के पास चला गया, फिर थोड़ा सा करंट चला गया आगे, फिर वो चला गया I4 के पास, फिर और रिमेनिंग करंट चला गया आगे, फिर उसमें से कुछ करंट गया I7 के पास और कुछ गया I6 के पास। तो I6 के पास कितना करंट गया है ये वाले ब्रांच में, वो दोस्तों हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट लॉ ये किरचॉफ्स का जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो दोस्तों बेसिकली ये लॉ क्या है कि जंक्शन के पास जाने वाले करंट इज इक्वल टू जंक्शन के पास आने वाले करंट। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अभी ये जंक्शन के पास में ये वाला बन जाएगा फर्स्ट तो अपना जंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाले करंट इज इक्वल टू यहाँ से जाने वाले करंट। तो दोस्तों अभी यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, तो I1 करंट आ रहा है एज 17, जिसमें से यहाँ पे I2 के पास करंट गया है 3 एम्पियर। तो दोस्तों अपना बेसिक सा लॉजिक जो दोस्तों हमने बचपन में भी पढ़ा था कि 17 में से 3 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 17 में से 3 गया मतलब 14 एम्पियर। तो दोस्तों आपको एग्जाम में क्या लिखना है, I3 इज इक्वल टू ये इनिशियल करंट जो कि था I1 माइनस ये I2। ठीक है, तो I1 का वैल्यू है 17, I2 का वैल्यू है 3, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 14 एम्पियर। तो दोस्तों इतना इजीली हमें ये I3 का वैल्यू यहाँ से मिल गया, जो कि दोस्तों मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, सॉरी 14 एम्पियर। तो दोस्तों ये 14 में से यहाँ पे कितना निकल गया, तो अभी ये बन जाएगा हमारा नया जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आया 14,
यहाँ पे गया 2, तो यहाँ पे आगे कितना जाएगा, तो आगे जाएगा यहाँ पे 12, क्योंकि दोस्तों 14 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 12 एम्पियर। तो दोस्तों इसको भी आप इसी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो कि I5 इज इक्वल टू I3 माइनस I4, और 14 माइनस 2 करके आपको यहाँ पे मिलेगा 12 एम्पियर। तो दोस्तों ये आ गया I5 का वैल्यू। और दोस्तों अभी I5 में से 12 में से अभी ये 9 चला गया ये साइड में, दोस्तों ये बन जाएगा हमारा लास्ट जंक्शन। तो ये लास्ट में से ये 12 में से यहाँ पे चला गया 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 एम्पियर। तो देखा दोस्तों कितने इजीली हमने ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके हमने फाइंड किया स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे I6 का वैल्यू क्या आएगा। आपको बस ये जंक्शन को देखना है और आगे वाले करंट का वैल्यू आपको फाइंड करते जाना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा किरचॉफ का सेकेंड लॉ। सो अभी आते हैं हम किरचॉफ के सेकेंड लॉ पे। दोस्तों बेसिकली ये लॉ का टेक्निकली ये डेफिनेशन है, मतलब ये बेसिकली किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। तो दोस्तों क्या है वो लॉ, द अलजेब्रिक सम, मतलब हमें सम करना है ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों हमें क्या करना है, अलजेब्रिक सम करना है। तो किसका सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों करंट होता है हमारा I, रेजिस्टेंस होता है R। दोस्तों हमें I इंटू आर का सम करना है, और किसका सम करना है, एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, मतलब EMFs, मतलब जो भी हमें सर्किट दिया है उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस का सम करना है, और उसके साथ हमें सम करना है सारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, मतलब E का, मतलब जो भी उसमें सेल्स अटैच किए हैं उसका हमें करना है सम इन अ क्लोज्ड लूप, जो कि रहना चाहिए हमेशा एज 0। दोस्तों क्या कहा है ये लॉ में कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इज 0। दोस्तों हमेशा अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस का और सारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर हमने सम किया तो वो हमेशा आना चाहिए एज 0। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसे ये एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। दोस्तों बेसिकली ना जब भी आपको ये वाला जो फॉर्मेट है, मतलब सेकेंड जो लॉ है, उसको जब भी आपको अप्लाई करना होता है ना, तो दोस्तों आपको ना कुछ साइन कन्वेंशन के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर या फिर एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों बेसिकली ना पहले हम वो साइन कन्वेंशन क्या है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये साइन कन्वेंशन फाइंड करने के लिए ना पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ना ये जो A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, तो हमें ना पहले इसमें एक लूप फाइंड करना होता है। तो दोस्तों बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ। वो हमें क्लॉकवाइज भी करेंगे तो भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। तो अभी हमारे कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ। तो दोस्तों क्लॉकवाइज मतलब कैसे हो गया, तो हमारा लूप रहेगा यहाँ पे ADCB दोस्तों मैंने लूप को क्या कंसीडर किया है एज ADCB और A। दोस्तों हमारा लूप हो गया यहाँ से A से लेके D से लेके C से B और अगेन टूवर्ड्स A, और हमारा लूप हो गया यहाँ पे कंप्लीट, मतलब हमें क्लोज लूप यहाँ पे कंसीडर करना है। तो दोस्तों लूप को मैंने कंसीडर किया। देन दोस्तों अभी यहाँ पे साइन कन्वेंशंस IR और E को फाइंड करते वक्त कैसे रहेंगे वो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। तो दोस्तों पहला क्या रहेगा कि अगर आपका लूप जो डायरेक्शन में जा रहा है और वहां से सेम डायरेक्शन में अगर करंट भी जा रहा है ना, तो दोस्तों आपका ये IR मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहेगा आपका निगेटिव। दोस्तों क्या कहा मैंने, लूप एंड अगर लूप और आपका जो करंट है, मतलब लूप है हमारा A से लेके D तक और करंट भी है उसी डायरेक्शन में, यही सेम डायरेक्शन में। तो दोस्तों क्या कहा मैंने, अगर हमारा जो लूप है तो लूप जा रहा है इस तरीके से, मतलब A से लेके D की तरफ, और हमारा करंट भी जा रहा है A से लेके D की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लूप भी इसी डायरेक्शन में है और ये करंट भी उसी डायरेक्शन में। तो दोस्तों अगर लूप और करंट दोनों है सेम डायरेक्शन में, तो हमारा जो वोल्टेज रहेगा जो कि रहेगा V, वो रहेगा नेगेटिव। तो दोस्तों हमारा लूप और करंट अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हमारा वोल्टेज रहेगा नेगेटिव। दोस्तों सेम इसका अभी अपोजिट क्या होगा, तो समझो अगर इन केस कभी हमारा ये लूप है उल्टे डायरेक्शन में, अगर समझो D से लेके A तक, तो हमारा लूप एंड करंट इन, तो क्या कहा मैंने, अगर हमारा लूप है ये डायरेक्शन में D से लेके A तक और हमारा करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोस्तों उस केस में हमारा जो V रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। दोस्तों करंट अगर और लूप है सेम डायरेक्शन में तो हमारा V बनेगा नेगेटिव, और करंट और लूप है अगर अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा V बनेगा पॉजिटिव। सिमिलरली दोस्तों अभी इसके लिए क्या रूल रहेगा, ये जो अपना EMF है उसके लिए, तो हमारा थर्ड रूल रहेगा यहाँ पे
कि अभी हमारा लूप जा रहा है इस डायरेक्शन में जो हमने कंसिडर किया था, जो कि है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेके वो जाएगा इस तरीके से, तो वो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब छोटे पॉइंट से लेके वो जाएगा बड़े पॉइंट तक। तो दोस्तों उस केस में हमारा जो ईएमएफ है वो रहेगा पॉजिटिव। किस केस में? स्मॉल पॉइंट से लेके बिग पॉइंट तक, मतलब छोटे वाले पार्ट से लेके अगर बड़े वाले पार्ट के साइड अगर हम यहाँ पे लूप में जा रहे हैं तो दोस्तों हमारा ईएमएफ रहेगा पॉजिटिव। देन अभी दोस्तों समझो कि अभी हमारा जो लूप है वो क्लॉकवाइज के बदले है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोस्तों उस केस में क्या करेंगे, हमारा लूप जाएगा ए से लेके बी तक, मतलब इस तरीके से रहेगा वो लूप। तो ए से अगर हम बी के साइड जा रहे हैं, अगर लूप जाएगा इस डायरेक्शन में, तो हम जाएंगे बड़े पार्ट से छोटे पार्ट तक। तो उस केस में हमारा ईएमएफ जो है वो रहेगा नेगेटिव। किस केस में? अगर हमने बिग साइड से लेके स्मॉल साइड की तरफ अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हमारा लूप बड़े साइड से लेके छोटे साइड के साइड जा रहा है तो हमारा ईएमएफ रहेगा नेगेटिव। तो दोस्तों यही चार जो साइन कन्वेंशन है उनको आपको याद रखना है, ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करते वक्त। तो दोस्तों क्या क्या ये चार रूल है वो अभी हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में अभी हम देखेंगे उसके ऊपर का सम। दोस्तों मैंने पहले बताया कि अगर लूप और करंट अगर दोनों है सेम डायरेक्शन में तो हमारा वी रहेगा नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा नेगेटिव। लेकिन अगर करंट और हमारा लूप अगर दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा वी रहेगा पॉजिटिव। देन दोस्तों ये हो गया अपना लूप और करंट के लिए। देन ये नेक्स्ट जो दो साइन है वो रहेंगे हमारे ईएमएफ के लिए। तो दोस्तों अगर ईएमएफ में हम हमारे स्मॉल पार्ट से लेके बड़े पार्ट के साइड अगर हम मूव कर रहे हैं इन अ लूप तो हमारा ईएमएफ रहेगा पॉजिटिव। और अगर हम बड़े साइड से छोटे साइड की तरफ अगर हम जा रहे हैं अगर हमारे लूप में तो हमारा ईएमएफ रहेगा नेगेटिव। तो दोस्तों यही चार कन्वेंशन को अभी हम ये वाले लूप पे अप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यही साइन कन्वेंशंस को हम इस तरह से अभी ये सेकंड लॉ के हिसाब से हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने लूप कौन सा कंसीडर किया था? हमने ये क्लॉकवाइज वाला रूट हमने कंसीडर किया था जो कि था ए डी सी बी और ए। तो दोस्तों इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये वाले लूप को। दोस्तों ये लूप में अभी हम ये वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये आई और आर, दोस्तों ये जो आई आर है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कौन से केस में देखेंगे? दोस्तों जब भी आपको कोई भी सर्किट में आपको ये रेजिस्टेंस दिखेगा ना तभी आपको दोस्तों ये आई आर वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे सिर्फ ये करंट का सिंबल दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना है। कहाँ पे करना है? तो अगर आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाला सिंबल अगर सर्किट में दिखता है तो दोस्तों वहीं पर आपको ये आर वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? तो वो है 2 इंटू हमारे करंट का वैल्यू है I1। देन दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा लूप जा रहा है इस डायरेक्शन में ए से लेके डी तक और हमारा जो करंट है वो भी दोस्तों फ्लो हो रहा है उसी सेम डायरेक्शन में। दोस्तों उसके लिए 2i का साइन आएगा यहाँ पे निगेटिव। देन दोस्तों अभी यहाँ पे आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या? तो नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या? तो नहीं। अभी यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमें दिया है ईएमएफ का वैल्यू। दोस्तों अगर हम यहाँ पे ये लूप के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर सी से जाएंगे बी और बी से जाएंगे हम ए की तरफ। दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पे छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट तक ये बैटरी के। इसके लिए दोस्तों ये स्मॉल से हम जा रहे हैं बिगर साइड पे। दोस्तों ये बैटरी का साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव और दोस्तों उसका वैल्यू कितना है? तो ईएमएफ का वैल्यू है एज 3। दोस्तों हमें यहाँ से ये सेकेंड लॉ अप्लाई करके मिला -2i + 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमेशा आएगा 0। बस दोस्तों आपको इसको करना है सिंप्लीफाई, जिससे क्या मिलेगा? ये यहाँ पे जाके बनेगा 2i1 इज इक्वल टू 3 और दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा i1 का वैल्यू जो कि आएगा यहाँ पे 3/2। तो देखा दोस्तों इतने सिंपल तरीके से आपको बस ये सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने लूप कैसे कंसीडर किया है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और आपको साइन कन्वेंशंस पे आपको देना है यहाँ पे ध्यान। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बोनस टिप क्या है ना कि आप ये जो लूप पकड़ोगे ना वो दोस्तों हमेशा आप पकड़ना ये क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक ही सम में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी पकड़ोगे बाद में जाके आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ोगे ना तो आप खुद ही यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और दोस्तों आपका जो सम है उसमें कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक होगी, आपका सम आगे जाके हो जाएगा रॉन्ग। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन आपको पकड़ के चलना है। अब भी आप जब भी 12th का कोई भी सम आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही फॉलो करते जाना, जिससे दोस्तों आपका जो मिस्टेक है ना या फिर जो सिली मिस्टेक है वो दोस्तों आपका कभी भी नहीं होगा।
तो चलिए हम अभी देखते हैं कि सेकेंड लॉ का एक्चुअल वाला सम आपको एग्जाम में कैसे आता है। सो दोस्तों अभी ये है किरचॉफ के सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड सम, जिसमें ना दोस्तों आपका फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों भी यहाँ पे दोस्तों आपके टेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों बेसिकली आपको ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है और आपको इसमें से ना ये I1 का और ये I2 का जो वैल्यू है वो दोस्तों आपको एज अ फाइनल आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। तो दोस्तों बेसिकली अभी ये सम में क्या क्या दिया है, तो यहाँ से हमारा एक यहाँ पे बैटरी लगाया है, यहाँ पे दूसरा बैटरी लगाया है, तो इससे करंट आ रहा है I1, यहाँ से कुछ तो करंट आ रहा है और दोस्तों यहाँ से वो पास हो रहा है एज I2। ठीक है, तो यहाँ से वो जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I2, तो यहाँ पे एक बन रहा है जंक्शन। तो दोस्तों ये I1 जाएगा यहाँ से, I2 जाएगा यहाँ से, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे फाइनल टोटल करंट क्या बनेगा, तो यहाँ पे टोटल करंट बनेगा हमारा I1 प्लस I2। तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, ये जंक्शन के पास आने वाले करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाले करंट। तो दोस्तों यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, तो वो दोनों मिलकर यहाँ पे बन गया टोटल I1 प्लस I2। देन दोस्तों अभी हम यहाँ पे एक सेकेंड काम कर लेते हैं, जो कि रहेगा कि ये जो अपना सर्किट है ना उसको हम यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये वाले पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एज ए, इसको मैं नाम देता हूँ एज बी, सी हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एज एफ। दोस्तों इस तरह से हमने इसको सारे जो भी जंक्शंस है या फिर जो भी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है उनको दोस्तों हमने यहाँ पे नाम दे दिया। दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारा सेकेंड वाला लॉ। दोस्तों पहले तो हम कोई तो एक फर्स्ट वाला लूप कंसीडर कर लेते हैं और उसमें कोई तो एक हमारा डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे एक लूप कंसीडर कर लेते हैं एज इन ए बी सी डी, इन ए बी सी एफ और ए। दोस्तों पहला हमारा लूप हम कंसीडर कर लेते हैं एज ए बी सी, उसके बाद में एफ और अगेन ए। दोस्तों हमने ये वाला लूप कंसीडर कर लिया और दोस्तों उसमें मैं डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ एज क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ कि दोस्तों हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये लूप में जा रहे हैं। दोस्तों जब मैं ए से लेके जाऊंगा बी की तरफ, दोस्तों यहाँ पे मैं जाऊंगा छोटे से लेके बड़े पार्ट की तरफ, ये बैटरी में या फिर ईएमएफ में। दोस्तों जब मैं छोटे से लेके बड़े के साइड जाऊंगा दोस्तों इसका वैल्यू आएगा एज पॉजिटिव। देन दोस्तों अभी ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या, तो नहीं। देन दोस्तों अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है जो कि है 3 ओम वाले वैल्यू का। दोस्तों इसमें कैसे आएगा, हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है एज 3 इंटू करंट का वैल्यू है एज I2। देन दोस्तों इसमें अभी साइन क्या आएगा हमारा, तो साइन आएगा हमारा ये लूप भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, ये करंट भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा साइन आएगा नेगेटिव, तो क्योंकि दोस्तों दोनों भी है सेम साइड में। देन दोस्तों उसके बाद में आते हैं हम ये वाले ब्रांच पे, तो यहाँ पे क्या है हमारा, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है एज 4 और हमारे करंट का वैल्यू है यहाँ पे I1 प्लस I2। और दोस्तों अभी यहाँ पे साइन कैसे आएगा, तो हमारा लूप जा रहा है इसी डायरेक्शन में और यहाँ से हमारा जो करंट भी फ्लो हो रहा है वो भी है सेम डायरेक्शन में। तो दोस्तों दोनों भी है सेम डायरेक्शन में, इसके लिए इसका भी साइन आएगा एज नेगेटिव। और दोस्तों ये सारों का मतलब ये सारी चीजों का सम रहेगा एज इक्वल टू 0। दोस्तों इसको पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दोस्तों वो क्या बनेगा, 5 माइनस 3I2, ये बन जाएगा 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये सिंप्लीफाई करके मुझे मिलेगा एज माइनस 4I1, ये माइनस 3I2, ये माइनस 4I2 बनेगा यहाँ पे माइनस 7I2 और ये 5 वहाँ पे जाएगा तो वो बनेगा माइनस 5। और दोस्तों अभी ये सब सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, तो ये माइनस 4I वहाँ पे जाएगा तो वो बनेगा 4I1, ये माइनस 3 और ये माइनस 4 बनेगा यहाँ पे माइनस 7I2, वो वहाँ पे जाके बनेगा प्लस 7I2 और ये 5 इसी साइड रहेगा तो वो बनेगा एज 5। दोस्तों ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दोस्तों हम और एक यहाँ पे लूप कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा लूप कंसीडर कर लेता हूँ एज यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि दोस्तों मैं कंसीडर करता हूँ एज एफ सी डी, उसके बाद में आएगा ई और उसके बाद में हम जाएंगे अगेन एफ की तरफ। सो हमारा सेकेंड लूप कौन सा है, तो इन एफ सी डी ई एफ। दोस्तों अगेन यहाँ पे भी मैं डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ एज क्लॉकवाइज। दोस्तों हम सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों इससे क्या मिलेगा मुझे,
तो हमारा डायरेक्शन है लूप का ये साइड में, लेकिन यहाँ पे करंट है अपोजिट साइड में। तो दोस्तों दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट, इसके लिए पहले तो साइन आएगा एज पॉजिटिव। देन दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है एज 3 इंटू करंट का वैल्यू है एज I2। देन दोस्तों अभी हम जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अभी करंट का वैल्यू कैसा है, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो वो है इस डायरेक्शन में, जैसे कि मतलब वो यहाँ से आएगा इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा लूप भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में और हमारा करंट भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव, जिसकी वजह से दोस्तों ये 4 आएगा और यहाँ से आने वाला करंट क्या रहेगा, तो वो रहेगा I1। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे तो ये लूप में हम जा रहे हैं छोटे साइड से लेके बड़े साइड तक। तो दोस्तों जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ये जो EMF है 10 है, उसका वैल्यू भी आएगा एज पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों हम लूप में ये साइड में जा रहे हैं तो छोटे से लेके हम जा रहे हैं बड़े वाले साइड पे। इसके लिए हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा एज पॉजिटिव 10 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एज 0। दोस्तों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना आगे, तो मुझे क्या मिलेगा, ये रहेगा एज इट इज 4I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू ये 10 जाएगा यहाँ पे, तो वो बनेगा एज -10। दोस्तों ये मिल गया मुझे एज इक्वेशन 2। दोस्तों अभी बस मुझे ये दोनों भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिससे मुझे I1 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने क्या क्या किया कि मैंने बस पहले तो ये वाला लूप कंसीडर किया जो कि था ABCFA, और दोस्तों उसमें मैंने ये हमारे जो साइन कन्वेंशंस थे और जो भी हमने जो लॉ समझे थे उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई किया। देन मैंने और एक लूप समझा जो कि था FCDEF। तो वो वाले लूप में भी अगेन मैंने एक डायरेक्शन कंसीडर किया, हमारे जो लॉ था वो वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और उसको भी मैंने यहाँ पे कर लिया सिंप्लीफाई। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये दोनों भी इक्वेशंस को करते हैं सिंप्लीफाई। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मेरा ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोस्तों अभी मैं इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये +4I1 और ये -4I1 एक दूसरे को करेंगे कट, तो यहाँ पे आगे आएगा 0। देन दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो 7I2 प्लस 3I2 यहाँ पे बनेगा 10I2 इज इक्वल टू 5, और ये -10 को मैं ऐड करूंगा तो वो बनेगा यहाँ पे -5। दोस्तों इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू ये जाएगा यहाँ पे सो -5/10 जो कि आएगा -12। मतलब दोस्तों मुझे I2 का वैल्यू मिला एज -0.5 एम्पियर। दोस्तों यहाँ पे मुझे I2 का वैल्यू मिला है एज -0.5 एम्पियर। दोस्तों ये तो मुझे मिल गया I2 का वैल्यू, लेकिन दोस्तों ये अभी जो मुझे मिला है माइनस, तो ये माइनस का मीनिंग क्या होता है कि हमने ये जो I2 का जो डायरेक्शन कंसीडर किया ना C से लेके F तक, वो दोस्तों हमने गलत कंसीडर किया है। तो I2 का डायरेक्शन रहेगा F से लेके C की तरफ। दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है कि I2 फ्लो फ्रॉम F टू C। ठीक है, सो I2 फ्लोज फ्रॉम F टू C। तो I2 नेगेटिव आया तो इसका मीनिंग हो गया कि हमने जो कंसीडर किया है या फिर हमें जो डायरेक्शन दिया है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन है, तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन विल बी F से लेके C की तरफ। दोस्तों अभी मैं ये I2 का यूज करके ये मैं I2 यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे I1 का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये -0.5 जो है वो मैं यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मैंने अगर इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 4I1 प्लस 7 इंटू -0.5 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5। दोस्तों 7 इंटू -0.5 बनेगा यहाँ पे -3.5, यहाँ पे है 5 और ये आएगा 4I1। सो दोस्तों ये क्या बनेगा अभी आगे, 4I1 इज इक्वल टू ये जाएगा वहां पे, सो 5 प्लस 3.5 वो बन जाएगा यहाँ पे 8.5। सो I1 इज इक्वल टू 8.5 और ये 4 जाएगा यहाँ पे अपॉन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 8.5 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 2.125 एम्पियर। दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये I2 का वैल्यू फाइंड कर लिया और सिमिलरली हमने यहाँ पे I1 का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। दोस्तों उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे तो पहले ये फर्स्ट लूप कंसीडर किया, ये सेकंड लूप कंसीडर किया, उस पर मैंने ये सेकंड लॉ को किया अप्लाई, और दोस्तों जो भी मुझे उससे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला उसको मैंने यहाँ पे किया सिंप्लीफाई, जिससे मुझे I1 और I2 का वैल्यू भी मिल गया और उनका डायरेक्शन भी मिल गया। दोस्तों इसका डायरेक्शन क्या रहेगा,
तो यहाँ पे हमारा साइन आया है पॉजिटिव, तो जो भी डायरेक्शन हमें दिया है वो डायरेक्शन है यहाँ पे करेक्ट। दोस्तों इस तरीके से ना आप किरचॉफ्स लॉ के ऊपर का फर्स्ट लॉ का सम या फिर सेकंड लॉ का कोई भी जो सम आएगा वो दोस्तों इसी सिंपल तरीके से, इसी साइन कन्वेंशंस को यूज करके आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में जरा सा भी कोई डाउट रहेगा ना, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, जिसका लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर दोस्तों आपको टेलीग्राम पे जाके बस लिखना है लर्नोपीडिया इंस्टीट्यूट और आपको वो वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे दोस्तों हम या फिर हमारा कोई भी स्टूडेंट आपका वो जो भी डाउट है ना, वो दोस्तों आपका इमीडिएटली इंस्टेंटली वहीं पर सॉल्व कर देगा। और दोस्तों इसी तरीके से ना हमने फिजिक्स के ऊपर और मैथ्स के ऊपर आपके 12th के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जिसके लिए आप ये वाले वीडियोस को जरूर रेफर कीजिए।